Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter स्केलर्स एंड वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके अंदर में नया टॉपिक है आज का और हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग सभी फटाफट से, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या हेडिंग डालनी है आप लोगों को? हेडिंग डालनी है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, सो ये देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सिंपल सी बात है, हम लोगों को जो वेक्टर प्रोडक्ट लेना है वो दो वेक्टर्स का ही एक वेक्टर प्रोडक्ट यहां पर लेना है। सो शुरुआत करते हैं। मान के चलो हमारे पास में सिचुएशन ऐसी है, लेट्स से वी हैव टू नॉन जीरो वेक्टर्स। लेट्स से वी हैव टू नॉन जीरो वेक्टर्स। एक है ए वेक्टर, दूसरा है यहां पर बी वेक्टर। तो क्या होने वाला है? तो भैया जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी अ वेक्टर whose magnitude is given by like this। अब like this मतलब क्या है वो मैं यहां पर लिखूंगा। देखो क्या है, कुल मिला के कहानी ये है कि भैया आपके पास में दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। और ये थीटा की कहानी वही है। देखो क्या है कि भैया ये जो थीटा है आपको, ये जो थीटा है यहां पर, ये थीटा जो है आपको लेना है कहां पर? 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू 180। जीरो थीटा जो है 0 और 180 के बीच का एंगल है, बराबर है। मतलब हर बार जब कभी भी आपको देखना है तो जब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो आपको हमेशा इसी बात का ध्यान रखना है। अच्छा, कोई भी यदि आप वेक्टर में एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हो तो हमेशा जो एंगल है वो 180 से छोटा ही एंगल होता है, उसी वाले एंगल को हम लोगों को कंसीडर करना होता है। ठीक है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये शंका आ सकती है, भैया सर कैसे? शंका ऐसे आ सकती है, सर ये एक वेक्टर रहा, ये एक वेक्टर रहा, आप बार बार इसे थीटा ले रहे हो, ये भी तो एक एंगल है कि नहीं है? मैंने इसे अल्फा मान लिया, तो कौन सा सही है? तो भैया जो एंगल 180 से छोटा होगा वही एंगल आपको इस कैलकुलेशन में यूज करना है। चलो हम लोग अपने इस पे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैया जो क्रॉस प्रोडक्ट दीज टू वेक्टर्स विल बी अ वेक्टर। जो वेक्टर होगा इसका जो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। मान के चलता हूं मैंने उसे सी वेक्टर मान लिया होता, क्योंकि तो ये सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। सी वेक्टर के मैं मैग्नीट्यूड पर पहले चर्चा कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। ओके, लेकिन सर आपने और तो कुछ बताया नहीं, रिप्रेजेंटेशन वगैरह कैसे? मैं बोला वो भी बता रहा हूं, जस्ट तसल्ली तो रखो थोड़ी सी। पहले मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहानी लिखी है, क्रॉस प्रोडक्ट दीज टू वेक्टर्स विल बी अ वेक्टर। इसे यदि मैंने सी वेक्टर नाम दिया है, क्या नाम दिया है? सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का ये आपका मैग्नीट्यूड निकल के आया। लेकिन ये सी वेक्टर आएगा कैसे? तो भैया ये सी वेक्टर रहेगा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कुछ इस प्रकार से, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर यदि मैं बात करूं तो मैं इतनी बात तो समझ चुका हूं कि भैया सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, वो है ए बी साइन थीटा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया मैं सी वेक्टर कहां से लाऊं? हाउ विल आई गेट अ सी वेक्टर? कैसे लाऊंगा? तो मैं जानता हूं कि यदि मेरे पास में मैग्नीट्यूड है उसके साथ में डायरेक्शन यदि मैं लगा दूं तो मुझे वेक्टर मिल सकता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर का मॉड। तो मैग्नीट्यूड आ गया, अब डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से लानी है कि इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़े। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं एन कैप। क्या लिखते हैं? एन कैप। मतलब ओवरऑल कहानी कुछ इस प्रकार से बनती है भैया कि सी वेक्टर विल बी रिटन एज ए बी साइन थीटा एन कैप। क्या लिखा मैंने? सी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। मान लो ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। तो सी भी क्या आने वाला है? एक वेक्टर आने वाला है। क्या आने वाला है? एक वेक्टर आने वाला है। मैंने बोला ठीक है सर, ये एन कैप जो आपने लिखा है वो क्या है? सवाल बनना लाजमी है। मैंने बोला एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इतना तो मैं समझ गया भैया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 है, तो मैग्नीट्यूड 1 होने से इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इससे डायरेक्शन मिल रही है। इससे क्या मिल रही है? डायरेक्शन मिल रही है। अब देखो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो
कि जो n वेक्टर होगा, सॉरी जो n कैप होगा, दिस n कैप विल ऑलवेज बी, n कैप विल बी परपेंडिकुलर टू a वेक्टर, n कैप विल बी परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। मतलब हमेशा ही इन दोनों से कैसे रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। आपको जब लिखा हुआ मिलेगा तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि n कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड b। क्या लिख के मिलेगा आपको? लिख के मिलेगा n कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर a एंड b आर लाइंग। मैंने बोला ठीक है सर जी, अभी भी है ना समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन सा लग रहा है दिमाग में, ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कम आया, थोड़ा सा और यदि आपने इलेबोरेट कर दिया तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं बोलूंगा साहिबान मेहरबानी की कौन सी बात है इसमें, हम लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलो देखते हैं जरा, कुछ और बातें मैं आपको वहां पे इंटरेस्टिंग वाली बताता हूं। वो क्या है, इफ यू हैव टू वेक्टर्स, मैंने बोला आपके पास में दो वेक्टर्स हैं, सिर्फ दो की बात कर रहा हूं, लिख दो यहां पर ओनली टू वेक्टर्स। कितने हैं? हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो ही वेक्टर यदि आपके पास में है तो होगा क्या सर? दो वेक्टर हैं तो दे विल ऑलवेज बी लाइंग इन अ प्लेन, दे विल ऑलवेज बी लाइंग इन अ प्लेन। मतलब यदि आपके पास में दो वेक्टर हैं तो वो हमेशा हवाई जहाज में रहेंगे, है ना? अबे ओ कान खुले रखो, ये प्लेन मतलब वो वाला प्लेन नहीं है जो उड़ रहा है। ये यहां पर कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जैसे आपके पास में एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, दिख रहा है क्या वेक्टर? दो वेक्टर दिख रहे कि नहीं दिख रहे? ओके, तो भैया कहानी ये है कि आपने दो वेक्टर से लेके कोई सो भी कैसे भी बना दिया। देखो ये एक वेक्टर बना दिया, दो वेक्टर बना दिए, दोनों को जोड़ दिया मैंने एक जगह पे, तो ये दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में रहेंगे। कैसे प्लेन में रहेंगे सर जी? अरे प्लेन कहां से लाऊं? मतलब देखो ये इस जगह, ये इस प्लेन में है, देखो इस प्लेन में है, ठीक है। यदि मैंने ऐसा प्लेन बना दिया उस प्लेन में है। अब सर, अब किसी के मन में आया सर ऐसे न मत लो, आप इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर लो। मैं बोलूँ यार अभी भी देखो ये एक ही प्लेन में है, ये प्लेन है ना इतना बड़ा, यस। मैंने बोला ठीक है, अच्छा सर जी इसको मैंने ऐसे ले लिया तो कहां प्लेन बच गया? प्लेन तो आपका ऐसे था। मैंने भैया भैया अब देखो ऐसे प्लेन रख लो। अरे प्लेन को तो आप कैसे भी रख लो, हमेशा ये दो वेक्टर जो है ना वो हमेशा एक प्लेन में ही रहते हैं, कुछ भी हो जाए। हाँ तीसरा होगा, यदि मान के लो यहां पर आप तीसरा वेक्टर खड़ा करते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सेम प्लेन में रहेगा कि नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? आया? ओके चलो अच्छी बात है। तो देखो कभी भी कैसे भी घुमा लो इस वेक्टर को, ऐसे 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 पूरा कैसे जाइए वैसे घुमा लो, ये हमेशा देखो यदि आप बोलोगे ना सर ये ऐसा है तो भैया प्लेन आपका ऐसा हो जाएगा। मींस ऑलवेज टू वेक्टर्स विल बी लाइंग इन अ प्लेन। ये कहानी 100% सही है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट समझ में आया? पक्का आगे बढ़ सकता हूं मैं? मैंने बोला ठीक है। तो अब जो यहां पर जो तीसरे वेक्टर की कहानी चल रही है सर जी, फिर उस तीसरे का क्या मतलब है? जो आप जो इतनी देर से दो की बात कर दी आप लोगों ने, मैंने बोला ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है ना कि जो, इसलिए मैंने क्या बोला था अभी आपको एक स्टेटमेंट याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, आप भूल गए होंगे बहुत से लोग। मैं रिकॉल करता हूं, रिकॉल ये करता हूं कि मैंने बोला कि जब भी आप बुक देखोगे किसी भी बुक के अंदर में तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी वेक्टर। ये इसी के कारण बोला गया है। तो इसका मतलब ये है सर जी कि यदि मान के चलो मेरे पास में यहां पर यदि ये प्लेन है ऐसा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो ये तो हमेशा ऐसे रहेगा क्या? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। क्या ये 90 डिग्री पर है? बिल्कुल 90 डिग्री पर है, देख लीजिए। अच्छा यदि मेरा प्लेन ऐसा होता तो ये ऐसे 90 आता था, यदि मेरा प्लेन ऐसा होता तो ये मेरा ऐसा 90 आता था, मेरा प्लेन ऐसे होता तो भैया ये ऐसे 90 आता था। बट ऑलवेज इट विल बी अ 90, ऑलवेज इट विल बी अ 90। तो मैंने बोला सर जी ये वाली बात भी आपकी अच्छी लग रही है और थोड़ी थोड़ी सच्ची भी लग रही है। मैंने बोला चलो मान लो सच्ची लग रही है, अच्छा अच्छा फील हुआ मेरे को भी सुन के कि आपको मेरी बातें सच्ची लगने लगी हैं थोड़ी थोड़ी सी। मैंने बोला ठीक है चलो अब और बात करते हैं। देखो बातें करना बहुत जरूरी है, बातें नहीं करोगे जिंदगी में तो काम कैसे चलेगा? वैसे देखा जाए तो एक बातून मंत्री का भी पद होना चाहिए, है ना? कई लोगों को क्लिक नहीं हुआ ना? ओके कोई बात नहीं। जब मैं छोटा था मैं स्कूल जाता था, आप भी जाते थे, तो हमारे क्लास में एक को हम लोग बातून मंत्री बोलते थे। अब जाहिर सी बात है क्यों बोलते रहेंगे, वो ज्यादा बात है किया आगे नहीं बोलूंगा।
ओके चलो, मैं क्या बोल रहा था, ये दो वेक्टर की कहानी हो गई। अब सवाल मेरे मन में ये आया, सर जी की जो थर्ड वेक्टर है, जो आप बोल रहे हो कि एन कैप, आपने बोला कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रेजेंट। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो भी कोई परेशानी नहीं है। कैसे लिख दूं भैया, तो मैंने बोला सर जी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। देखो ये सारी चीजें मैं लिखवा रहा हूं, साथ ही साथ में लिखते चलो, अ परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो इस पे ना बहुत सारे थियोरेटिकल सवाल बनते हैं, इसलिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, अदरवाइज नहीं लिख रहा होता था, तब मैं बोल देता था कर लो पढ़ाओ, सॉरी बुकलेट के अंदर में दिया है, एक बार उसे रीड कर लो काम हो जाएगा। लेकिन इस पे सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनने की उम्मीद बहुत रहती है, और ये कॉन्सेप्चुअल चीज है जो बार बार बहुत जगह पूरे फिजिक्स में काम आती है। एक बात समझ लीजिए, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर को तो भूल जाइए, वेक्टर इज द जान ऑफ फिजिक्स, वेक्टर इज द जान ऑफ फिजिक्स। बिना वेक्टर के फिजिक्स कुछ है ही नहीं। फिर तो आपको ऐसे लगेगा हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो और कुछ भी नहीं है। वैसे हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग होती है जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। अब यहां पर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा जिसको हिस्ट्री में अभी इंटरेस्ट हो, आपको सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट क्या, ओ व्हाइट कोट एंड व्हाइट एप्रॉन स्टेथोस्कोप, उसी में इंटरेस्ट आना चाहिए अभी। अच्छा चलो, कई लोग मेरी इस बात का भी गलत मतलब निकाल चुके होंगे, ढूंढना चालू कर दिया होगा, अच्छा हमारे यहाँ पे कौन है भैया जो व्हाइट कोट पहन के आता है, कौन है जो स्टेथोस्कोप डाल के आता है, उस पे उसमें इंटरेस्ट मत जगा लेना, पहनने वाले में नहीं, स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट में इंटरेस्ट जगाना है। अच्छा चलो आ जाओ यार, बहुत बातें कर ली हम लोगों ने, हम यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं। कुल मिला के कहानी ये है, देखो मैं हर बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, सर जी ये वेक्टर आया कहां से, इसकी दिशा विशा कुछ है कि नहीं, इसकी डायरेक्शन है कि नहीं, बस ऐसी यूनिट वेक्टर है, आपने बोल दिया हमने मान लिया, चलो आपका रेस्पेक्ट थोड़ी सी करके हम लोग मान भी लेते हैं। मैंने बोला शुक्रिया रेस्पेक्ट देने के लिए, लेकिन सवाल सर जी अभी भी आपने आंसर नहीं दिया कि ये इसकी डायरेक्शन का पता कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए एक चीज आती है, इसे बोला जाता है राइट हैंड रूल, दाहिने हाथ का नियम। देखो ये फिजिक्स की जान है। अगेन सर हर चीज यदि फिजिक्स की जान है तो फिर बचा क्या है, कौन सा चीज छोड़ दिया भैया, सिंपल सी बात है, पूरी बॉडी है फिजिक्स, हार्ट निकाल दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, किडनी निकाल दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, सब चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर एक का अपना अपना अलग रोल है। आर्टरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और वेन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बराबर है ना। ओके तो वैसे ही है। तो अब कहानी समझते हैं राइट हैंड रूल की। कई लोग सोच रहे होंगे सर अभी तक आपने इसमें सवाल बवाल नहीं करवाया, सीधा राइट हैंड रूल पे आ गए आप। मैं बोला यार पहले ना बिना डेटा के सवाल करेंगे हम लोग, बिना डेटा वाले सवाल पहले करेंगे, बाद में डेटा वाले सवाल करेंगे। और एक बात कान खुल के सुन लो, जिन्होंने लेक्चर को आगे बढ़ा दिया उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाया कुछ नहीं, डकार पहले आ रही है। हेडिंग डाल लीजिए यहां पर प्यारी सी, राइट हैंड रूल फॉर की स्पेलिंग गलत है ना, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट। कई लोग बोलेंगे सर सामने सामने दिख रहा है, गलत दिख रहा है, फिर भी पूछ रहे हैं। हाँ भैया क्या करें, सोच रहे हैं चश्मा लगवाएंगे लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलना है। पहले लिखते हैं, पहला ये है टेक योर राइट हैंड। कई लोग बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, राइट हैंड को भी लेना है। एक बात ध्यान रखना, कोई यदि बाएं, देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं, मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, आप शीशा आपके सामने मिरर रखिए, उसके सामने खड़े हो जाइए, ये भी जरूरी है। कई लोग बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो यार, ये राइट हैंड नहीं पता होगा क्या हम लोगों को? जरूरी है भैया, जरूरी है, मैं जानता हूं बहुत से लोग आएंगे बाद में, सर रूल तो गलत लगा रहा है आपने, आपकी डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन तो मैच ही नहीं कर रही है। ओके पहली बात ये बता दूं मैं, ये है लेफ्ट हैंड रूल का रिप्लेसमेंट है। ऐसे लेफ्ट हैंड रूल फिजिक्स में बहुत जगह आएगा, उसको कभी नहीं लगाना है, ये इससे बहुत बढ़िया काम होगा। तो भैया पहले राइट हैंड, देखो मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, आपको दिख रहा हूं, तो देखो ये यदि मैं ऐसे देखता हूं, सिंपल सी बात है, मुझे तो ऐसे समझ में आता है। कैसे? यहां पर मैं थोड़ा सा बना देता हूं,
ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अच्छा, ईस्ट डायरेक्शन तो समझ में आती है, जिस डायरेक्शन से सुबह सूर्य उगता है वो तुम्हारा ईस्ट होता है, उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। हो गए खड़े? तो ये शायद देखो, मैं सिंपल सी बात है, मैं ऐसे मेरे सामने सूरज इधर से उग के आ रहा है, तो ये वाला जो है वो राइट हैंड है और ये वाला जो है वो लेफ्ट हैंड है। तो जो साउथ की डायरेक्शन में है वो आपका नॉर्थ है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वो आपका लेफ्ट हैंड है। ईस्ट की तरफ आप मुंह करके खड़े हो, पीठ आपकी वेस्ट की डायरेक्शन में। तो ये बात जरूरी थी, मैंने बताई। ओके, तो टेक योर राइट हैंड, तो राइट हैंड पहचानना आ गया। नाउ उसके बाद में सेकंड पॉइंट, पुट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, पुट योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर के ऊपर अपने हाथ को रख दीजिए। जैसे अब देखो, मैं इसके लिए क्या करता हूं, साथ में एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको और आइडिया क्लियर होगा। मैंने बोला ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपके पास में बी वेक्टर, और ये है थीटा। मैंने बोला फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, यदि सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। ये सवाल है, सो रूल से ये समझ में आने लगेगा। तो मैंने बोला कि पुट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, और देखो हाथ ऐसे रखना है, चाहिए तो आप डायग्राम बना लेना अपनी नोटबुक में। तो भैया मैंने रख दिया राइट हैंड, ऐसे रख सकता, अरे यार ये तो मिट गया। ओके, थोड़ा सा हवे में रखूंगा। भैया देखो ये ऐसे रख दिया मैंने राइट हैंड, ऐसे रखना है, क्लियरली बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे नहीं करना है, आशीर्वाद नहीं देना है, ये ऐसे रखना है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है क्या, ऐसा रखना है हाथ। दो 3 बार बोल रहा हूं भाई साहब। कई लोग बोलोगे सर भाई साहब की बड़ी टेंशन है, बहन जी की तो बात ही नहीं करते सर कभी। कोई बात नहीं, आपकी भी रिस्पेक्ट है। आ जाओ इधर, में लिखना चालू करते हैं। 2 पॉइंट लिख लिए। थर्ड पॉइंट, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सॉरी, इसको ऐसे नहीं, कर्ल योर फिंगर्स टूवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, कर्ल योर फिंगर्स टूवर्ड्स सेकेंड वेक्टर। तो देखो मैंने पहले ऐसे रखा था हाथ, अब मुझसे बोला गया है सेकेंड वेक्टर की तरफ उंगलियों को मोड़िए, उनको मोड़ना है। अब देखो नॉर्मली उंगलियां ऐसे मुड़ती हैं, लड्डू कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते, ऐसी बनाते हैं, तो ऐसी मोड़नी है उंगलियों को। तो भैया ऐसे मुड़ जाएगी क्या, नहीं, ऐसे रखूंगा। देखो यदि मैंने ऐसे रखा तो देखो क्या उंगलियां मेरी ऐसे मुड़ रही हैं, नहीं, ऐसे नहीं मोड़ना है, हाथ टूट जाएगा। लड्डू कैसे बनाते हैं, लड्डू ऐसे बनाते कि नहीं बनाते, बिल्कुल ऐसे ही मोड़नी है। तो सोचो, मतलब इस हाथ को पहले एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट ऐसे रख दिया उंगलियों को, ऐसे नहीं, फ्लेक्सिबल है, कैसे भी ऐसे भी रख सकता हूं मैं, कोई जरूरी नहीं था कि ऐसे ही रखूं, कोई जरूरी नहीं है ऐसे। अच्छा, कुछ महानुभावों के मन में आ रहा होगा सर जी ऐसे रख दूं तो, ऐसे नहीं रखना है। क्यों, अरे भैया ये डायरेक्शन किधर चली गई, गलत हो गई। ओ डायरेक्शन हमेशा ऐसे 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 पूरा घुमा लीजिए, चल जाएगा, पर ऐसे मत रख लेना, नहीं तो सब कहानी गलत हो जाएगी भैया। ओके, ये समझ में आया। अब कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। तो भैया एक बात बताओ, मैं आराम से उंगलियों को मोड़ूं तो क्या इसी डायरेक्शन में ऐसे मोड़ना पड़ेगा क्या, सोचिए सोचिए सोचिए, सही है क्या, गेटिंग? ओके, तो भैया यहां तक लिख लिया होगा। सो प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट बनता है द स्ट्रेच्ड थंब, द स्ट्रेच्ड थंब, थंब मतलब होता है अंगूठा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओ कहानी यहां तक आई क्या, अब करो, ये हो गया ऐसे, अंगूठा तो बाहर आया सर जी। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, अब बना के दिखाओ अंगूठा मैं बाहर कैसे बनाऊं। तो इसके लिए हमारे पास में फिर से एक चीज आती है, दिमाग में फिट बिठा लो, रिकॉलिंग फास्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये है, और ये यहां पर अब डायरेक्शन का खेल चलेगा।
तो भैया यहां पर हम लोगों ने बाहर और अंदर की डायरेक्शन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोगों ने नई डायरेक्शन डिफाइन करी। कौन सी? ये ऐसे बाहर दिख रहा था ना मेरा अंगूठा, तो बाहर के लिए मैंने बोला ऐसे डॉट बनाना है, ऊपर से सर्कल मार देना है, और इसे बोला जाता है आउटवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होती है ये? आउटवर्ड। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मान के चलो इसी सवाल के अंदर में मेरी बुद्धि में थोड़ा सा चेंज होता और मैं बोलता आपसे फाइंड डी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो बोलो इसी सवाल को कैसे किया जाता? तो आप बोलते थे अपना राइट हैंड उठाया, पहले वेक्टर की तरफ रखा, तो मैंने पहले वेक्टर की तरफ रख लिया ना, उंगलियों को घुमाया दूसरी वेक्टर की तरफ। ऐसे घुमाऊं क्या? नहीं घुमानी है, ऐसे उंगलियां प्यार से जिधर घूम रही हैं, प्यार से जिस डायरेक्शन में घूम सकती हैं वही घुमानी है। तो मैंने हाथ को ऐसे रख लिया और ऐसे घुमाया, तो अब ये अंदर आ गया, तो अंदर की भी एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, और फिर मैंने इसे नाम दिया टिंग टिंग। ये होता है इनवर्ड, ये होता है इनवर्ड। तो भैया तुम्हारे सामने नोटबुक रखी है, नोटबुक में से जो बाहर आ रहा है वो है आउटवर्ड, नोटबुक के जो अंदर जा रहा है वो है इनवर्ड। आउट ऑफ द प्लेन भी इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है आउट ऑफ द प्लेन, और इसे बोला जाता है इन द प्लेन। हवाई जहाज के अंदर की बात नहीं हो रही है, इन द प्लेन, उस समतल के अंदर में। अरे बातें क्लियर हुई? यस आई नो दैट। कई लोग सोच रहे हैं सर हमें लगता है आपका लेक्चर अभी 3 टाइम्स स्पीड से या 4x स्पीड से देखना पड़ेगा। मैं बोलूँ कोई बात नहीं, 8x स्पीड से देखो, क्या दिक्कत है, बट मुझे मेरे हर स्टूडेंट का ध्यान रखना है। ओके, यहां तक क्लियर है क्या? कोई परेशानी है क्या? अब इसके पहले मैं सवाल करूंगा, इसके पहले मैं क्या करूंगा? सवाल। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल और रिकॉल करवाता हूं। आप लोगों ने ट्रेन देखी है? अरे ट्रेन देखी है? ट्रेन देखी क्या सर? हम तो ट्रेन में बैठे भी हैं। अच्छा, मालगाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो देखी है? देखी होगी। उसमें क्या होता है उस एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर में? सामने ऐसे एक हेडलाइट होती है, बराबर है, ये हेडलाइट है, और पीछे के डिब्बे पे कभी आपने देखा होगा तो ऐसा क्रॉस लगा होता है क्या? देखो, ट्रेन देखी है? अब देखो, यदि आप ट्रेन को पीछे से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ट्रेन को पीछे से देखो, उधर जा रही है ट्रेन, मैं उल्टा खड़ा हूं, हाँ, ट्रेन इधर जा रही है तो हेडलाइट इधर है, और ये क्रॉस दिख रहा है मेरे को, तो ट्रेन उधर जा रही है, मेरे को क्रॉस दिखता है पीछे से देखने पर, मतलब उधर दूर जा रही है मेरे से क्या कर रही है? दूर जा रही है, मतलब अंदर घुस रही है उधर में। और यदि मैं ट्रेन को सामने से देखूं तो देखो ये मेरी तरफ आ रही है, मेरे को क्या दिखेगा? हेडलाइट की क्रॉस, हेडलाइट दिखेगी। हेडलाइट मतलब डॉट दिखा, तो इसे डॉट और इसे क्रॉस भी बोलते हैं। डॉट यहां पर डायरेक्शन है, गोला लगा के है, क्रॉस यहां पर डायरेक्शन है, गोला लगा के है। ये बात क्लियर है? आर यू श्योर इनफ? इतनी यदि श्योरिटी हो चुकी है तो भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे करवाता हूं सवाल, ठीक है? ओके, सवाल करने से पहले एक पॉइंट तो रह गया, सी वेक्टर और डी वेक्टर की डायरेक्शन का आंसर तो लिखा ही नहीं, तो इसका आंसर आएगा डॉट गोला। सही है ना? टिक टिक। डी का आंसर आएगा टिक टिक। बात ठीक है? श्योर है? चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। टिंग 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 टिंग। ये लो भैया, मैंने आपके सामने ऑप्शन तैयार कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर है ऑप्शन नंबर 9 और ऑप्शन नंबर 10 है ये। अब आपसे मैं पूछूंगा सवाल और आपको देने हैं उत्तर। फटाफट से पहला सवाल, ठीक है? टिंग टिंग, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, थीटा, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। आंसर बताना है फटाफट से, क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। कई लोग बोलोगे सर अभी तो किया था, फटाफट, लेकिन आंसर बताओ भैया, जल्दी 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 करो, फटाफट से करो, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, पी की तरफ मैंने हाथ को रखा, मैंने दाहिने हाथ को पी वेक्टर की तरफ रखा, उंगलियों को मोड़ा क्यू की तरफ, मेरी डायरेक्शन आई ऐसे बाहर आई, मतलब इसका आंसर आएगा 9। इसका आंसर बोलो। पहले मैंने क्यू की तरफ उंगलियों को रखा, हमेशा आपकी उंगलियों पहले अपने हाथ को पहले वेक्टर पर रखना है, तो पहले वेक्टर पर रखना है और फिर इन्हें दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ना है, तो आप पाओगे कि यहां पर आंसर 10 आया।
कई लोग बोल रहे होंगे यस यस यस, आया आया आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। मैंने बोला ये है पी वेक्टर, ये है क्यू वेक्टर, अब क्या किया जाएगा? अब गए, अब उड़ गए फ्यूज। पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर और क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दिखेगा नहीं भैया। बोर्ड जितना है उतना तो मैं लिखूंगा ही ना। फटाफट बोलो इसके आंसर। अब बत्ती गुल, अब बत्ती गुल। अब देखो अपने आंसर को मुंह में रखना, सॉरी दिमाग में रखना है। अब मैच करना है तो देखो भैया पी वेक्टर किधर है? इधर गया, ठीक है। पी वेक्टर इधर है, क्यू वेक्टर क्रॉस है मतलब अंदर है। आपने किया ऐसे, बोलो आंसर कितना आया? आंसर बोलो कितना आया? 8। 8 क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो भैया क्यू वेक्टर तो ऐसे अंदर घुसा दिया और अब आपको चाहिए ये अंदर घुस गया। देखो देखो यहां पे देखो क्लियरली, क्यू वेक्टर ऐसे कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे इधर की तरफ उंगलियों को मोड़ना। कैसे मोड़ूं? तो मैं इसको ऐसे मोड़ता हूं तो देखो आसानी से मुड़ती है। टिंग 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 टिंग, अंगूठा देखो नीचे ऐसे जा रहा है, जा रहा है क्या? और नीचे जा रहा है, मतलब आंसर आ रहा है 4। बोलो कितने लोगों का सवाल गलत हुआ? हुआ? चलो अगले सवाल पे करते हैं। ये है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। फटाफट बताओ, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर और क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके फटाफट निकालो डायरेक्शन। 15-20 मिनट क्या? देखो ये पूरी फिजिक्स में काम आने वाला है भाई साहब, इतना ध्यान रखना। यदि ये नहीं आया तो ना तो आपसे टॉर्क की डायरेक्शन निकलेगी, क्योंकि टॉर्क वेक्टर आगे चल के आएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ना फिर एंगुलर मोमेंटम निकाल पाओगे। अब जब ये निकलेंगे नहीं तुमसे तो रोटेशन में घूम जाओगे। रोटेशनल मोशन जब चैप्टर आएगा तो तुम फिर क्या लोगे और सब लोग आंसर निकाल रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन निकालना। चलो फटाफट करके बताओ, मैं क्या यहां पे दिमाग लगवा रहा हूं। बोलो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, फटाफट आंसर बोलो कितना आया? पी वेक्टर 3 की तरफ किया, क्यू वेक्टर किधर है? बाहर। तो ऐसे मोड़ूंगा, मतलब ऐसे मोड़ूंगा। देख लो ऐसे मुड़ेगा क्या? फटाफट देखो सब लोग, ऐसे पी वेक्टर है 3 की तरफ, उंगलियों को किधर मोड़ना है? बाहर की तरफ। तो किधर आया अंगूठा? 5 की तरफ। आंसर आया 5। अगला सवाल, क्यू वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। क्यू वेक्टर है बाहर की तरफ, डॉट मतलब बाहर आपकी तरफ हो गया, और पी वेक्टर किधर है? इधर। तो इधर तो ऐसे तो उंगलियों को नहीं मोड़ूंगा ना मैं, इसको ऐसे मोड़ना पड़ेगा। देखो ऐसे, इधर से ऐसे गया और इधर मुड़ रही है मेरी उंगलियां। मैं इसमें करके दिखाऊंगी। देखो मैं सर के ऊपर रख दिया मैंने, देखो मुड़ा, अंगूठा ऊपर है, अंगूठा ऊपर है। अरे देख लो अंगूठा ऊपर है ना, तो अंगूठा ऊपर है मतलब आंसर 1 आ रहा है भैया। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में कुछ तो आया होगा। थक गए ना? तुम थक गए, बैठे हो तो भी थक गए। चलो करो करो। हमें गुस्सा आ रहा है सर जी, फटाफट इस बार तो सही करके रहूंगा मैं। ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। फटाफट बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, आंसर क्या आएगा? कहां पहुंच गया मैं? ये सुरताल में पहुंच जाता हूं मैं, पता नहीं चलता है मुझे। यहां पे ध्यान दो, तो मैं इस पे ध्यान देना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फटाफट बोलो कैसे आओगे? ए वेक्टर, ये 4 की डायरेक्शन में ए वेक्टर है, बी वेक्टर किधर है? बाहर। ऐसे उंगली मुड़ेगी क्या? नहीं मुड़ेंगी। ऐसे मुड़ेंगी क्या? मुड़ेंगी। देखो ये अंगूठा किधर आ रहा है? ऐसे टेढ़ा आ रहा है क्या? देखो ए ऐसे, ए ऐसे 6 सही है क्या? दूसरा कौन सा है वे? ये रहा, बाहर बाहर। और किधर मुड़ना है? इधर की तरफ। बोलो इधर कैसे मोड़ूंगा? देखो इधर इस नीचे डायरेक्शन में मोड़ना है, ऐसे नीचे मोड़ो। तो इसको कैसे करूं? ऐसे मोड़ू, देखो ऐसे मुड़ेगा। डायरेक्शन देखो, देखो हो सकता है आपको थोड़ा सा मिरर इफेक्ट दिख रहा होगा, बट मैं यहां पे करके दिखाता हूं। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये देखो बाहर की तरफ है, हाँ इधर आ रहा है, सॉरी है ना। ये किधर गया यार?
मैं हाथ को ऐसे करता हूं पहले तो, ये बाहर की तरफ किया, बाहर की तरफ किया और इसको मोड़ रहा हूं। अरे यार मैं ये तो इतना टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मैं तो भी काम नहीं बन रहा हूं क्या। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इसमें मैं इतना टेढ़ा मेढ़ा खुद हो गया हूं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा हूं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन कुछ नहीं है। पहले वाला तो मैंने सही निकाल दिया था ना 6, ओके। अब दूसरा वाला किधर है, बी वेक्टर तो बाहर की तरफ निकाला, बाहर से तो ये आएगा 2 की तरफ, ये आएगा 2 की तरफ, देखो करके देख रहा हूं मैं। बाहर निकाला, बाहर से इधर मुड़ रहा हूं, बाहर से इधर मुड़ रहा हूं, तो ये आएगा 2 की तरफ। इसकी डायरेक्शन देखो, मोस्टली मैं आपको बताऊं इनकी डायरेक्शन हमेशा उल्टी आती है। यदि एक की सही निकाल दी तो दूसरी की अपने आप सही आएगी। देख लो भले ही, 8 और 4 9 और 10, 1 और 5 किधर गया, 6 और 2, 6 और 2, क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको डायरेक्शन के सवाल करवाने की जरूरत बचेगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं अभी हम लोग। अच्छा अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग। पहला है, आप लोगों को याद है कि आपने कम्यूटेटिव लॉ के नाम से एक लॉ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। यहां पर वो फेल हो जाता है, मतलब पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ध्यान रहेगा कि आप लोगों को, आर यू श्योर, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा लेकिन लेकिन किंतु परंतु पी वेक्टर का क्रॉस क्यू वेक्टर का यदि मैं मॉड लेता हूं तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट आएगी। और इसको मैं अच्छे से क्लियर करूं तो मैं बोल सकता हूं पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, क्योंकि मैंने डायरेक्शन अभी आपको समझाई है, उल्टी डायरेक्शन आती है। बराबर है, यहां तक समझ में आया कहानी आपको। जरा फटाफट स्पीड बढ़ाओ, अभी स्पीड बढ़ाते हैं भैया। मैंने ये यहां पर लाइन मारी, अब लाइन मारने के बाद मैं बोलता हूं, यदि आपके पास में ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, ये प्लस है तो इसे लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ध्यान रखना हमेशा प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये क्या करता है, फॉलो करता है। अब यहां से आगे हमारे पास बढ़ते हैं कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केस लिख दीजिए यहां पर। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है आपका पहला वाला, कि पहला मैंने बोला यदि थीटा बराबर है 0 डिग्री तो आपके पास में सिचुएशन आएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप लिखोगे क्या, ए बी साइन 0, साइन 0 होता है 0 और ये एन कैप आएगा तो ये आंसर आएगा 0। मतलब यदि थीटा 0 है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, 0। थीटा 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0। इसका मतलब है इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल है, प्यारे लाल नहीं है, टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन their cross product is 0, their cross product is 0। क्लियर है, आगे बढ़ूं, चलो फटाफट करके देखते चलो इनको। आगे बढ़ता हूं, अगला नियम, अगला नियम है थीटा इज इक्वल्स टू, यदि मेरे पास में 180 डिग्री हो तो आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आएगा कितना, ए बी साइन 180 और एन कैप। साइन 180 क्या होता है बताओ फटाफट से, साइन 180 का मतलब होता है 0। सो देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर भी कितना आएगा, 0। इसका मतलब क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, बेटा 180 का एंगल है, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल होंगे तो भी यही सेम सिचुएशन लगेगी, एंटी पैरेलल, देन ऑल्सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। क्लियर है, ये भी क्लियर है। अच्छा चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला यदि मैंने बोला थीटा बराबर 90 डिग्री है तो क्या करूंगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आएगा कितना, ए बी साइन 90 एन कैप। तो साइन 90 तो 1 है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा जाएगा आपके पास में ए बी एन कैप। और मैं यदि यहां से आपका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ए बी एंड दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम। मतलब थीटा 90 होने पर क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आपका क्या आता है, मैक्सिमम निकल के आता है। ये बेसिक सी कहानी थी यहां पर। अब हम लोग जरा और आगे चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, वो है आपका रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर का। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा आई कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिए जाता है। जे कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस का जेड एक्सिस। बात समझ में आ रही है। और यदि ये कहानी समझ में आ रही है तो चलो फटाफट से हम लोग करना चालू करते हैं
तो चालू करेंगे तो मैंने बोला आपसे आई कैप क्रॉस आई कैप बताओ क्या आएगा, फटाफट आंसर बताओ। आई कैप क्रॉस आई कैप का आंसर आएगा 0। क्यों? आई कैप दोनों एक्स डायरेक्शन में, मतलब उनके बीच का एंगल 0, 0 एंगल आएगा तो पैरेलल है तो आंसर 0। तो इसका मतलब ये है कि जे कैप क्रॉस जे कैप का आंसर भी कितना आएगा 0, और के कैप क्रॉस के कैप का आंसर भी कितना आएगा 0। अब डॉट प्रोडक्ट को रिकॉल कीजिए, आई कैप डॉट आई कैप 1 आता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 आता है, के कैप डॉट के कैप 1 आता है, आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, जे कैप डॉट के कैप 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम आते हैं तो आंसर 1 आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में सेम आते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। यहां तक की कहानी में कोई परेशानी आई डोंट थिंक सो होगी। चलो अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर, जे कैप क्रॉस के कैप का आंसर, के कैप क्रॉस आई कैप का आंसर बताना है। तो मैं आपके लिए क्या करता हूं, इसको जरा देखते हैं हम लोग फटाफट से। देखो ये आपका रहता है एक्स एक्सिस, यदि आपने इसको माना, ठीक है। अब ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 3D में चल रहा है सब कुछ कहानी। तो देखो ये आपका ऐसे घूमता है, ठीक है, ओके। तो यदि ये मेरे पास में ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये जेड एक्सिस होती, तो जब आप एक्स से वाई जाओ तो जेड बनना चाहिए, एक्स वाई जेड, दिस इज द सीक्वेंस। तो यहां पर कहानी उसी हिसाब से चलने वाली है। मतलब यदि मैं इसको यहां पर बना दूं तो यहां पर भी मैं बना सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये जेड, कहीं भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा मत करना अंदर बना दी तो फिर इधर से एक्स वाई जेड ऐसे घूमना पड़ेगा, जबकि हम लोग घूमते ऐसे ही हैं। ऐसे घूमना है, देखो ऐसे कौन घूमता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमते रहना है। तो अब यहां पर मैं बताऊं, सिंपल सी बात यह है क्या कि आपने पहले लिखा, मैंने आपसे पूछा आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आपने बोला आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, साइन आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90, और एन कैप। एन कैप क्या है, तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो वो कौन होगा, तो आप लिखोगे इसको 1 इंटू 1 1 साइन 90 भी 1, तो ये एन कैप बच रहा है, और ये एन कैप कितना होना चाहिए, तो ये चाहिए आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो आई कैप और जी कैप के परपेंडिकुलर हो, मतलब वो होना चाहिए की कैप। बात में आ रही है? तो अब बस बचे हुए आंसर निकाल दो फटाफट। तो आई कैप क्रॉस जे कैप करने पर आता है के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप करने पर आता है आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप करने पर आता है जे कैप। और यदि मैं आपसे ऐसे पूछ लूं क्या, जे कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इस बार कहानी उल्टी हो जाएगी। क्यों? आई से जे चले, अब यहां पर क्या हो रहा है, जे से आई चलना है, तो जे से आई चलोगे तो मतलब जे से आई मतलब आप इधर घूमोगे। भैया देखो ये है आपका आई कैप, ये है आपका जे कैप, और इस डायरेक्शन में के कैप। तो भैया जे से आई चले तो आपको नीचे चलना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं, अंगूठा नीचे आएगा, और अंगूठा नीचे आएगा मतलब माइनस के कैप आएगा। तो इस केस में आया माइनस के कैप, इस केस में आएगा माइनस आई कैप, और इस केस में आएगा माइनस जे कैप। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुल मिला के कहानी ये है, इसको एकदम शॉर्टकट में यदि मैं निकालता हूं, यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? पहले तो ये देखो, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, उल्टा लिख दिया तो माइनस साइन लग गए, कहानी ऐसे ही चलेगी। अब इसमें कहानी ये है कि आप क्या करिए, ऐसे लिख दीजिए आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दिया मैंने। यदि मैं आई से जे गया तो आंसर आएगा के, जे से के गया तो आंसर आएगा आई। देखो सीक्वेंस, आई से जे गया तो आंसर आएगा के, जे से के गया तो आंसर आएगा आई, सेम मतलब आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। लेकिन ये उल्टा जा रहा हूं। अब कई लोग बोलोगे सर अभी तो थोड़ी देर पहले आप घड़ी की विपरीत दिशा की बात कर रहे थे, है ना, मैं घड़ी की विपरीत दिशा की बात कर रहा था क्या? आपको कुल मिला के ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे जा रहा था हम लोग तभी, वो घड़ी घड़ी तो वैसे दीवार पे ऐसे लगती है, वैसे तब मैं ऐसे जा रहा था।
पर मेन बात ये है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मैं कुल मिला के कहानी ये है कि भैया आपको हमेशा ऐसे रहेगा, आई से जे चले, एक्स ऐसे, वाई ऐसे और जेड ऐसे। तभी देखो यदि मैं ऐसे चलूंगा, देखो ये अंदर की डायरेक्शन में, तभी ऊपर अंगूठा आएगा, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप, बराबर है। अब इसको मैं ऐसे कर लिया तो आई कैप जे कैप और के कैप, मतलब एक्स इधर बना दिया, वाई ऊपर बना दिया, तो जेड इधर आएगा। एक्स इधर बनाया, वाई ऊपर बनाया, जो कि जनरली हम लोग बनाते हैं, ध्यान रखना। ये यदि मैंने एक्स बनाया, ये यदि मैंने वाई बनाया, तो जेड मेरा कैसे आएगा, डॉट। क्लियर है? ओके, चलो आगे आ जाओ। सो ये कहानी आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब हम लोगों को कर लेना है इसकी बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें मैंने यहां पर कवर कर ली हैं। अब 10 मिनट का समय और बचा है ज्यादा से ज्यादा लेक्चर खत्म करने को, तो मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग। कैसे? ऐसे तो सॉल्व नहीं होंगे ना आपसे, जैसे मैंने आपके एग्जाम्पल के तौर पर यदि बोला, छोड़ो एग्जाम्पल, क्या सीधा डेरिवेशन वाला ही लेता हूं। मैंने बोला मान के चलो आपके पास में होता है ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप होता, और बी वेक्टर बराबर B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, B3 के कैप होता। शायद मैंने वहां पे P वेक्टर और Q वेक्टर लिए थे, है ना? कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको तो लास्ट में रिजल्ट याद रखना है, और रिजल्ट क्या है उसको ध्यान से सुनिए। मैंने बोला आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने लिखना है, तो मैंने बोला ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग A1 आई कैप, A2 जे कैप। अब देखो मैं बोलूंगा कम, लिखूंगा ज्यादा, फटाफट इस पे देखिए। सही है? ओके। सो अब देखो टुकड़े टुकड़ों में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये चीज बताई थी, क्या भैया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, तो फॉलो करो लॉ को। तो आप लिखोगे सही है यहां तक, प्लस प्लस आपको लिखना है, कंजूसी मत करना, कंजूसो पटाओ, बताओ क्या आएगा। कई लोगों को कुछ और ही सुनाई दिया होगा, फटाफट करो इसको। तो आप लिखोगे देखो A1 B1, यहां तक ठीक है। अब आई कैप क्रॉस आई कैप आपको लिखना है बकायदा, आई कैप क्रॉस आई कैप, प्लस आगे लिखिए, लिखोगे A1 B2 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस A1 B3 आई कैप क्रॉस के कैप प्लस A2 B1 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस A2 B2 जे कैप क्रॉस जे कैप, A2 B3 जे कैप क्रॉस के कैप, A3 B1 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस A3 B2 के कैप क्रॉस जे कैप, और प्लस का लास्ट में A3 B3 के कैप क्रॉस के कैप। यहां तक ठीक है? फटाफट से देखो और बोलो यहां तक ठीक है क्या? यहां तक यदि ठीक है तो देखो आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप 0। सही है? आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहा है मतलब माइनस का के कैप, लेकिन ये कटेगा नहीं क्योंकि ये A1 B2 A2 B1 है। अच्छा यहां पर देखिए आई कैप क्रॉस के कैप सीक्वेंस है क्या? नहीं, तो यहां आएगा माइनस का जे कैप। यहां देखिए जे कैप क्रॉस के कैप सीक्वेंस है, तो ये आएगा प्लस का आई कैप। यहां पर देखिए के क्रॉस आई सीक्वेंस है, मतलब ये आएगा प्लस का जे कैप। देखो कटेगा नहीं क्योंकि ये A3 B1 है, ये A1 B3 है, काट मत देना। और A3 B2 के कैप क्रॉस जे कैप उल्टा आया मतलब आएगा माइनस के कैप। यहां पर देखिए ये भी नहीं कटेगा। क्लियर है? तो कहानी क्या बचेगी इसको जरा देखते हैं हम लोग अगले पेज पे।
A1 B2 A1 B2, अब मुझे बार बार इसको चेंज कर करके करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, देखो मैं पेज चेंज करने के बजाय ना यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है भैया, ठीक है। देखो क्या होगा, यहां पर लिखता हूं मैं A1 B2 आई कैप क्रॉस जे कैप वाला आया था के कैप, और आगे बढ़ेंगे। एक काम और करता हूं, देखो धीरे धीरे एक ही स्टेप में करता हूं काम। क्या, देखो इन दोनों में से ये के कैप कॉमन आ जाएगा, सॉरी अब देखो चलो उड़ गया, कोई बात नहीं, इन दोनों में से के कैप कॉमन आ रहा था तो ये क्या बचेगा, A1 B2 माइनस का A2 B1, सही बात है, और ये बच रहा था के कैप, सही है, बिल्कुल सही है। प्लस देखिए क्या आएगा, जे कैप वाला देखिए, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, A3B1 माइनस A1 B3 जे कैप, और लास्ट में देखिए आई कैप वालों के लिए तो A2B3 माइनस A3B2 और आई कैप, क्लियर है। अब देखो ओवरऑल जो भी रिजल्ट आया वो आपके सामने ये रहा। अब इतना बड़ा रिजल्ट आप याद तो नहीं करोगे, तो इसको करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, इसको लिखते हैं, जमाते हैं। कैसे, मान के चलो यदि आपके पास में है A वेक्टर बराबर वही A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, B वेक्टर है आपके पास में B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप और प्लस का B3 के कैप। तो सिंपल बात ये है कि भैया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखा जाएगा आपका, ये होता है डिटर्मिनेंट का साइन। यहां पे लिखना है पहले आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप, फिर पहला जो वेक्टर है मतलब A1 A2 A3, फिर लिखना है आपको B1 B2 और B3। जो लास्ट स्टेप आया था वो लास्ट में इसमें कन्वर्ट होता है, ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको यहां पर आपको थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूं। सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। कैसे, जब कभी भी आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व कैसे होता है, इसको आगे आके लेते आते हैं। यदि मान के चलो यही आपके पास में होता है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, पहले आपको लिखना है आई कैप, ठीक है, इस वाले को लिया सबसे पहले। अब इस वाली को जहां आई कैप दिख रहा है उसको लाइन को और इसको छुपा दीजिए, तो आपको इतना सेक्शन दिख रहा है क्या, तो इसको उठा दीजिए और ये बन जाएगा ऐसे, कितना A2 A3 B2 B3, ठीक है। इसके बाद प्लस नहीं आएगा, इसके बाद इसको जब लोगे तो यहां पे प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, ये स्टैंडर्ड है भैया सॉल्व करने का तरीका। माइनस जे कैप लिखना है। अब देखो जे कैप वाली लाइन को छिपाओ आप, ये जे कैप इधर छुप गया, ये ऊपर ऊपर का तो हमेशा ही छिपेगा, ये छिप गया A1 A3 B1 B3, तो आप लिख दीजिए A1 A3 B1 B3 प्लस का लिखेंगे के कैप और छुपा दीजिए के कैप को, ये और ये छुप गया तो ये आएगा A1 A2 B1 B2, यहां तक ठीक है, ये छुपा छुपा जो भी है हो गया। अब इसके अंदर में जब सॉल्व करते हैं तो दिस माइनस दिस, पहले लेफ्ट टू राइट आना है, बाद में राइट टू लेफ्ट जाना है, पहले लेफ्ट टू राइट आना है, बाद में राइट टू लेफ्ट जाना है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब होता है आई कैप A2B3 मल्टीप्लाई माइनस अपना फॉर्मूला का है और ये आता है B2A3, ये माइनस जे कैप फॉर्मूले का है, ये बनता है आपका A1B3 माइनस का B1A3। ये प्रैक्टिस से आएगा भैया, आप लोगों को पहले बता देता हूं, ये आएगा A1B2 माइनस का A2B1। अदरवाइज आप आराम से पूरा सॉल्व कर करके भी कर सकते हैं। ओके, अब ये समझ में आया आप लोगों को, यदि ये समझ में आ चुका है तो हम लोग इस पे और एग्जांपल करते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर, खत्म हो गया, ये यही लास्ट स्टेप में भी लिखा हुआ था। देखो ये जो लिखा है ना, यही वो लास्ट स्टेप है, क्रॉस चेक करके देख लीजिए, A2B3 माइनस A3B2 आई कैप, A2B3 माइनस B2A3 आई कैप है, A2B3 माइनस A3B2, क्लियर है, मैच करवा दिया मैंने आपको। ओके चलो, अच्छा ये पहले लिखा था वो यहीं पे रह गया क्या, एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास में है A वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और B वेक्टर है मेरे पास में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 3k कैप, और मैंने बोला फाइंड
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फटाफट करो। तो आपने लिखना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप जे कैप के कैप, ये फॉर्मूले से आ गया। पहला ए वेक्टर तो आपने लिखा 1 1 -1, फिर लिखेंगे 2 -1 3। देखो क्या है, जो मल्टीप्लाई में नंबर लिखा है वही लिखना है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो करना क्या है, ध्यान से देखिए, फिर से देखिए एक बार और, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, तभी बढ़ेगा। आपने लिख दिया आई कैप, आई कैप लिख दिया, बिल्कुल सही है। डार्क कर लेता हूं पेन को जरा सा, आई कैप लिख दिया, बिल्कुल सही है। अब आई कैप को छिपा लीजिए, आई कैप को छिपा लिया तो देखो यहां से क्या कीजिए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, बाद में इन दोनों का होगा। तो 1 × 3 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3, फॉर्मूले का माइनस पहले लिख दिया। अब -1 × -1 करोगे तो कितना आएगा, देखो -1 × -1, बोलो कितना आएगा, +1 आएगा। तो ये आपने +1 लिख दिया। अब इसके आगे आपको क्या करना है, अब फॉर्मूले का माइनस जे कैप आ गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको खाली कर दे रहा हूं यहां से, जिससे आपको समझ में आएगी भैया क्या हो रहा है। यहां तक हो गया, क्लियर कर दिया। अब जे कैप वाली लाइन को छुपाइए, तो ये छुपाया ये छुपाया, तो देखो क्या होगा, ये यहां से आप जाओगे ऐसे पहले और फिर यहां से ऐसे जाओगे, तो कितना आएगा 1 × 3 3 माइनस, अब देखो 2 × -1 कितना आ रहा है, -2, तो आपने यहां पर -2 लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। समझ में आया, पहले 1 से 3 आए, बाद में 2 से 1 जाना है। मैं बार बार रुक रुक के करा रहा हूं जिससे आपको दिखे और समझ में भी आए। मिटा दूं इसको अभी, अब देखते हैं हम लोग। अब आपको फॉर्मूले का प्लस के कैप लिखना है और अब चालू कीजिए। तो के कैप वाली लाइन को छुपाया, पहले लेफ्ट से राइट ही आना है और बाद में राइट से लेफ्ट जाना है। तो 1 × -1 बोलो कितना आएगा, -1 माइनस फॉर्मूले का 2 × 1 2 आएगा। तो आंसर फटाफट से बता दीजिए कितना आ रहा है, फटाफट। ये आएगा 3 - 1 मतलब 2, तो 2 आई कैप, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, तो ये आएगा माइनस का 5 जे कैप, -1 - 2 माइनस, तो ये आएगा माइनस का 3 के कैप। मैंने एक ही एग्जांपल लिया है लेकिन बहुत स्लो लिया है। अब आपको काम क्या करना है, अच्छा कई लोग सोच रहे होंगे सर ये खत्म हो गया क्या, तो खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे कुछ सवाल भी करवाऊंगा मैं आपको तो, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम लोग कुछ सवाल करें, उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अच्छा मैं रैंडमली कुछ भी सवाल बना दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यही करना है, इस वाली मेथड को। अब स्क्रीन को आपको पॉज करना है, सुन लीजिए पहले, मैं पहले क्या बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए। इस सवाल को देखिए, प्रोसीजर को 2 बार 3 बार देखिए। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले आई कैप को छुपाया, आई कैप को छुपा रहे हैं हम लोग पहले। जब मैं आई कैप लिख रहा हूं तो आई कैप को छुपाया और आई कैप को छुपाने के बाद में इधर से इधर लेफ्ट टू राइट पहले आना है, लेफ्ट टू राइट बाद में राइट टू लेफ्ट, पहले लेफ्ट टू राइट बाद में, मतलब आप बोलेंगे ऊपर से पहले नीचे आएंगे फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेकिन कैसे, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, ऐसे टेढ़ा जाना है। ये माइनस कहां से आया, ये फॉर्मूले का माइनस है जो सॉल्व करने का तरीका है। यदि आप सोचो सर इसका भी डेरिवेशन चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है, ये स्टैंडर्ड तरीका है एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। ये इसे डिटर्मिनेंट बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेंट बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो तो यहां तक की कहानी यदि आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो हम लोग यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का काफी हिस्सा मैंने यहां पर कवर कर लिया है। अब मैं यहां पर आपको बता दूं, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट से ये जो सॉल्व करके आता है ना, तो ये एक वेक्टर आया, यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, मैग्नीट्यूड गिव्स यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखो जिससे क्या 2 मिनट की चीजें, इस पे सवाल बनाने के लिए आसानी हो जाएगी। देखो यदि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इनके बीच में जो भी एंगल हो थीटा कुछ भी होने दो। एक बार बताओ क्या मैं इससे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड बनेगा। ये बात समझ में आ गई, श्योर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला तो उसका मॉड ले लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। जैसे इस केस में बोलो कितना आएगा, √2² मतलब 4 × 5 = 25 और 9, 25 और 9
तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 38, मतलब कितना आएगा 6 पॉइंट समथिंग, निकाल लीजिए इसको। क्लियर है? सो ये दिस इज द एरिया। अब दूसरी बात ये है कि इन दोनों से मैं ट्राइंगल भी बना सकता हूं, बना सकता हूं नहीं बना सकता हूं? जैसे मान चलो ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर मान के चलो ऐसे होता, ठीक है, तो इस बी वेक्टर को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं या ऐसे ही बना लीजिए चलो, ठीक है। बट ये वाला एंगल आपके पास में यहां पर थीटा है, तो क्या मैं इसे ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं? ये ए वेक्टर हो गया, मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, मतलब ये वेक्टर थीटा एंगल थीटा हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये थीटा यहां पर आ गया। सो इसको यदि मैं क्लोज कर दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस और नो? तो आपने बोला सही बात है सर जी, बंद हो जाएगा। तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा निकल के, वो आएगा इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब जो निकाला था आपने एरिया, जो आपने निकाला था उसको क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। क्योंकि देखो ये जो पैरेललोग्राम होता है, ये यहां से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, या फिर यहां से भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये कहानी होती है पैरेललोग्राम की। तो भैया ये ट्राइंगल का यदि एरिया निकालना है, whose two sides are given by the vectors a vector and b vector, तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, उसका आधा कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए और आधा कर दीजिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो हेंस योर थियोरिटिकली स्केलर एंड वेक्टर का काफी हिस्सा खत्म हो गया है, और साथ में आपका क्रॉस प्रोडक्ट वाला हिस्सा थियोरिटिकली फिनिश हो चुका है। सो एक बार आप इसको लेक्चर को देखिए, प्रॉपरली ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद प्रॉपर नोट्स को मेंटेन कीजिए, चीजों को समझिए। डायरेक्शन वाला खेल पे मैंने बहुत समय दिया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स व्हाई आई हैव स्पेंट सो मच अमाउंट ऑफ टाइम टू डिस्कस द डायरेक्शन। डायरेक्शन देखने के बाद में इस क्रॉस प्रोडक्ट को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको इसको राइट हैंड रूल को स्क्रू रूल वगैरह ऐसे करके भी लिखा रहता है, ठीक है, वो स्क्रू घुमाने की डायरेक्शन, वो स्क्रू में कहाँ दिमाग लगाते बैठो, इस पे दिमाग लगाओ, सिंपल है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करिए, आपका डायरेक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए